नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इंसोलेशन एंड हीट बजट का हमने अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में हम जानेंगे वायु राशियों, वाताग्र तथा चक्रवात के बारे में, यानी कि एयर मासेस, फ्रंट्स और साइक्लोन के बारे में। इस व्याख्यान का हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी वायु राशियों को परिभाषित कर पाएँ, उनके लक्षण एवं उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में विस्तार से जान पाएँ, वायु राशियों का वर्गीकरण एवं उनकी उत्पत्ति तथा प्रकारों को जान पाएँ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति, आकृति एवं जीवन चक्र को समझ पाएँ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हरिकेन, टाइफून की विशेषताओं को जान पाएँ और भारत एवं हमारे राज्य राजस्थान पर वायु राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे यहाँ जलवायुविक एवं मौसमी दशाएं किस प्रकार से और कौन सी वायु राशियों से प्रभावित होती हैं, इसके बारे में विस्तार से जान पाएँ। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि वायु राशियाँ होती क्या है। पृथ्वी के कुछ क्षेत्र लंबे समय तक अत्यधिक गर्म रहते हैं या ठंडे रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों की वायु है वो विशिष्ट गुण धारण कर लेती है। ऐसे विशेष गुणों वाले वायु समूह को ही वायु राशि कहते हैं। अब वायु राशियों का भूगोल में, क्लाइमेटोलॉजी में क्यों अध्ययन करते हैं? क्योंकि वायु राशियों के अध्ययन से हम जो मौसम परिवर्तित होता है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वर्षा एवं तापमान का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जो चक्रवात हैं, उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, उनकी उत्पत्ति को समझ सकते हैं। कृषि एवं आपदा प्रबंधन में वायु राशियों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है एवं किस प्रकार से हम कृषि को इन मौसमी घटनाओं से, एक्सट्रीम इवेंट से बचा सकते हैं। अगर हमारे पास वायु राशि से संबंधित जानकारी है तो हम आपदा प्रबंधन भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह है क्लाइमेटोलॉजी की दृष्टि से जो हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस करते हैं उसके लिए भी वायु राशियों का बहुत महत्व है। इस सिद्धांत का, या वायु राशि टर्म है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो वेहलम जर्किन्स ने किया था। और आज के समय में आधुनिक मौसम विज्ञान में वायु राशियों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम फिंच एवं त्रिवार्था की परिभाषा पे जाएं तो उन्होंने वायु राशि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वायु के उस विशिष्ट एवं विशाल पुंज को वायु राशि कहते हैं जिसमें तापमान एवं आर्द्रता का वितरण क्षैतिज पट्टियों में समरूप पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप वायु राशियों में जब तापमान और आर्द्रता का वितरण देखें तो उसको क्षैतिज रूप से समरूपता होनी चाहिए, न कि ऊर्ध्वाधर रूप में। तो जब भी आप वायु राशि को सोचें या इसके बारे में आप अध्ययन करें तो क्षैतिज रूप में समरूपता इसका मुख्य लाक्षणिक पहचान है या इसका गुण है। वायु राशि है, उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं जो मैंने आपको कुछ शॉर्ट में बताए हैं कि इनका उद्गम वहाँ होता है जहाँ भूतल के विशिष्ट भाग में लंबे समय तक ये वायु राशियाँ स्थित होती हैं। हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर तक इनका विस्तार होता है। इनकी तापमान एवं आर्द्रता क्षैतिज पट्टियों में समरूपता होती है और ये वायु राशियाँ अपने से विपरीत स्वभाव वाले धरातल के ऊपर से गुजरती हैं या स्टेशनरी भी रहती हैं तो लगभग 15 से 20 दिनों में अपने गुणों को ये खो देती हैं। जिन क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं वहाँ के मौसम पर प्रभाव डालती हैं। उद्गम स्थल से दूर जाने पर इनकी प्रकृति है वो परिवर्तित होती जाती है। उच्च वायुदाब क्षेत्रों में इनका विकास आदर्श रूप से होता है। लंबवत तापक्रम वितरण की मुख्य विशेषता होती है। जो ग्लोब है उसमें हर जगह वायु राशियाँ नहीं पाई जाती हैं। कुछ निश्चित सर्टेन एरियाज हैं, रीजन्स हैं जहां वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रदेश हैं वह हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र है, मानसूनी वायु राशियों के क्षेत्र हैं, उपध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र है एवं ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र है। इस जानकारी के बाद यह चीज़ तो आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि वायु राशियों में दो मुख्य विभेद, दो मुख्य प्रकार हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। महाद्वीपीय वायु राशियाँ स्थलीय गुण लिए होती हैं जबकि महासागरीय वायु राशियाँ जलीय गुण, ह्यूमिडिटी लिए हुए होती हैं। यह वायु राशियों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, जहाँ P है वो रिप्रेजेंट करता है पोलर एयर मास, T है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय वायु राशि को। अब जहाँ Cp लिखा है यह रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंटल पोलर,
MP रिप्रेजेंट करता है मैरीटाइम पोलर। फिर इसी तरीके से महाद्वीपीय है कॉन्टिनेंटल और दूसरा है मैरीटाइम। तो अब आप इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद ये ठंडे और गर्म होने के आधार पे भी इनका फिर वर्गीकरण किया गया है। देखिए आप जिस तरीके से है कि कॉन्टिनेंटल CPWU, इसको आप ऐसे समझिए, कॉन्टिनेंटल, देन पोलर, फिर वार्म एंड देन अनस्टेबल। इसी प्रकार से आप देखेंगे MTWU, मैरीटाइम, वार्म एंड अनस्टेबल। इस प्रकार से इनके ठंडा या गर्म होने के आधार पर भी इनको हमने आगे वर्गीकृत किया है। अब हम बात करते हैं एशिया एवं भारत की वायु राशियों की। तो एशिया एवं भारत की जो प्रमुख वायु राशियाँ हैं वो है उष्णकटिबंधीय महासागरीय, जिसको हम मानसूनी वायु राशि भी कहते हैं। यह हिंद महासागर से भारत की ओर ग्रीष्म ऋतु में अग्रसर होती है। इसकी सीमा पर जेट स्ट्रीम की सीमा का विशेष प्रभाव पड़ता है और यह भारी वर्षा का मुख्य कारण होता है। प्रशांत महासागरीय वायु राशि है वो हिंद एशिया और चीन में विकसित होती है और ग्रीष्म काल में अस्थिर रहती है। इसका प्रभाव चीन से जापान तक पड़ता है, जबकि जो ध्रुवीय महाद्वीपीय ठंडी वायु राशि है उसका हिमालय से उत्तर की तरफ यानी कैस्पियन से चीन तक इसका प्रभाव होता है और ये कठोर शीत बर्फीला धरातल उच्च वायुदाब यहाँ के प्रमुख लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं वायु राशियों के बाद वाताग्र की। अगर आप वायु राशियों को प्रभाषित कर सकते हैं तभी आप वाताग्र के बारे में जानेंगे कि वाताग्र वह एक ढलवां सीमा होती है, क्या लहरदार एवं विशेष ढाल होता है जहां दो भिन्न भिन्न भौतिक लक्षणों वाली वायु राशियां आपने सामने आकर मिलती हैं। संक्षेप में आप इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि वह ढलवां सीमा जहां पर दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आके मिलती हैं उसे वाताग्र कहते हैं। वाताग्र की उत्पत्ति के लिए दो आवश्यक शर्तें क्या है, जैसा कि इसकी परिभाषा में ही इंगित है। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां होनी चाहिए, चाहे उनके टेम्परेचर में विपरीत स्वभाव हो या ह्यूमिडिटी में, और एक ही धरातल पर वायु राशियों का आमने सामने अभिसरण होना चाहिए, यानी कि कन्वर्जेंस होना चाहिए। वायु राशियों का डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए। तो जो वाताग्र की उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसे कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, यानी वाताग्र उत्पत्ति की प्रक्रिया। और जो वायु राशियों के मिलने से लेकर वाताग्र उत्पन्न होने तक की जो प्रक्रिया है उसे हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो थ्योरी है पोलर फ्रंटल थ्योरी है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। वाताग्रों के प्रकार की बात करें तो हम इनको 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। वार्म है, कोल्ड है, एक्लूडेड है और स्टेशनरी है। अब हम डायग्राम के माध्यम से इन वाताग्रों के प्रकार को समझेंगे। उष्ण वाताग्र है तो आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि इसमें तापमान अधिक है और इनमें जो स्लोप है वो स्टीप नहीं होता है, जेंटल स्लोप होता है। और यह जो वायु राशि है जो इनका फ्रंट है उसमें न्यून कोण होता है, वर्षा बहुत धीमी होती है। कोल्ड फ्रंट है ये बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत आक्रामक होता है और तीव्र वर्षा ओलावृष्टि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। और यहाँ ठंडी वायु बहुत ही एग्रेसिव रूप से गर्म वायु को ऊपर धकेलती है। इसके बाद तीसरी अवस्था है या तीसरा प्रकार है कि ओक्लूडेड फ्रंट। इसमें क्या होता है कि शीत वाताग्र है उष्ण वाताग्र को पूरी तरह ऊपर उठा देता है और ये शीतोष्ण चक्रवात की अंतिम अवस्था होती है। और स्टेशनरी फ्रंट क्या है, जब दो वायु राशियां समानांतर बहती हैं तो बीच का वाताग्र है वो कांस्टेंट हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, इसलिए इसे स्थिर वाताग्र कहते हैं। आप देखिए जो डायग्राम है उसमें स्पष्ट दिया गया कि उष्ण वाताग्र है उसमें जो एयर है उसका जो स्लोप है वो बहुत जेंटल है, जबकि जहाँ कोल्ड फ्रंट है वहाँ जो स्लोप है वो बहुत ही स्टीप है। अब हम बात करते हैं कि फ्रंटल रीजन हैं कौन कौन से, वाताग्र प्रदेश हैं कौन कौन से। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले है ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश यानी पोलर फ्रंटल जोन, दूसरा है आर्कटिक फ्रंटल जोन और तीसरा है मेडिटेरियन फ्रंटल जोन। यहाँ यह जो भूमध्य सागरीय वाताग्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे राज्य राजस्थान में जिसमें सर्दी के समय जो बारिश होती है वो मुख्य रूप से इन्हीं वाताग्रों की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात क्या है, निम्न वायुदाब के केंद्र हैं जो वृत्ताकार या अंडाकार समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं, जिनमें परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं और इनके केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है। चक्रवात को 2 प्रकार में हम बांट सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं
वो अत्यधिक विनाशक नहीं होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं अत्यंत शक्तिशाली एवं विनाशक होते हैं। हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उस विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दोनों अक्षांशों में शीतकाल में बनते हैं और पछुआ हवाओं के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। इनमें आंतरिक पवनों की जो स्पीड है वो 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसमें उष्ण एवं शीत वाताग्र दोनों उपस्थित होते हैं। इनकी आकृति गोलाकार, अंडाकार या कभी कभी वी आकार की भी होती है। इनमें धीमी गति से तापमान बढ़ता है और धीरे धीरे वर्षा होती है। जो हम कहते हैं कि साइक्लोन की आई, जो इसका नेत्र होता है, उसमें शांत क्षेत्र होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ये देखिए शीतोष्ण चक्रवात का जीवन चक्र है। ये इसकी जो 6 अवस्थाएं हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। पहले में आप देखिए 2 वायु राशियाँ हैं पहली अवस्था में और विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही हैं, इसको स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। दूसरे आप डायग्राम में देखिए कि जो ठंडी और गर्म वायु राशियाँ एक दूसरे के प्रदेश में घुसने का प्रयास करती हैं और अभी आपसे कहा था ढलवां सीमा पे इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो फ्रंट है उसका बनना प्रारंभ हो गया है। थर्ड स्टेज देखिए कि उष्ण व शीत वाताग्र पूरे विकसित हो गए हैं, अब ये चक्रवात डेवलप हो रहा है। फोर्थ स्टेज में देखिए आप जो हमारा वार्म फ्रंट है वो संकुचित होता जा रहा है, वी आकार का शेप बनता जा रहा है। ये अपनी पूरी मैच्योर स्टेज में ये साइक्लोन है। इसके बाद ओक्लूड स्टेज आती है जहाँ जो ठंडी वायु है गर्म वायु को ऊपर उठा देती है और उसका नीचे से संपर्क कट जाता है। और लास्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है, उष्ण वृत्तांत पूर्णतः ऊपर पहुंच जाता है और चक्रवात समाप्त हो जाता है। ये शीतोष्ण चक्रवात इन्हीं कोई भी ग्लोब पे किसी भी हिस्से में शीतोष्ण चक्रवात आता है वो इन्हीं 6 अवस्थाओं से निश्चित रूप से ही गुजरता है। तो जितने हमारे फोरकास्ट होते हैं कि किस दिशा में चल रहा है और किस अवस्था में है, तो इनका अध्ययन मानव जीवन और जो अवस्थापना तत्व हैं या कृषि हैं या आपदा प्रबंधन है, उसमें इनकी अवस्था, इनका मार्ग और इनका वेग, इन तीनों को हम पहले से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो जो मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। विद्यार्थियों, ये जो कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ग्लोब पर आने वाले चक्रवातों में सबसे शक्तिशाली, सबसे विनाशकारी होते हैं और इनमें केवल एक ही वाताग्र होता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पूर्वी द्वीपों में जापान, चीन, फिलीपाइंस में इसको टाइफून कहा जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में इसे साइक्लोन कहते हैं और जापान में टाइफू कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसका व्यास बहुत बड़ा होता है, लगभग 500 से 800 किलोमीटर। केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है, बाहर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सागरी भागों में इसकी गति बहुत तेज़ होती है क्योंकि जो नीचे से जलवाष्प के रूप में इसको ऊर्जा मिलती रहती है और फिर जो जल की गुप्त ऊष्मा है वो इसके मूवमेंट में, इसके डेवलपमेंट में और उसको प्रोपोगेट करती है और शक्ति देती है। ये स्थलीय भाग में धीमे पड़ जाते हैं और महाद्वीपों के जो किनारे हैं वहाँ पर ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। अब हम तुलना करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखें उत्पत्ति क्षेत्र। जैसा आपको बताया था कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री के बीच में डेवलप होते हैं और मूव करते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में प्रवाहित होते हैं, संचरित होते हैं। यहाँ जो मुख्य भूगोल की दृष्टि से, क्लाइमेटोलॉजी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण एवं शीत दोनों वाताग्र होते हैं। अगर हम तीव्रता की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। अगर उत्पत्ति का कारण हम जानें तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, जैसा कि आपको बताया था कि ये विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के कारण बनते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण सागरीय सतह के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर हम चक्रवात से संबंधित वर्षा की चर्चा करें या वर्षा का अध्ययन करें तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वहाँ धीमी व विस्तृत बारिश होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में भारी व तीव्र बारिश होती है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो विद्यार्थियों, इस इकाई का अध्ययन करने के बाद निश्चित रूप से आप लोग ये जान पाए होंगे कि वायु राशियाँ क्या होती हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, वाताग्र किसे कहते हैं, वाताग्र के डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन सा है, चक्रवातों के प्रकार कौन से हैं, उनके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। तो
आप अपनी जो आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाया गया है एवं इस वीडियो व्याख्यान को देखने के पश्चात आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, इनको समझने का, लिखने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने जैसे पहले भी कहा था मेमोरी टैग के रूप में से काम करेंगे। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप इन परिभाषाओं को अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगी। वातागर के प्रकार क्या क्या होते हैं, इनकी अवस्थाएं कौन सी होती हैं, किन अक्षांशों के बीच में ये प्रवाहित होते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, और कब दिया है, इन सब बातों के बारे में आप विस्तार से जान पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।